नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बेटा, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम मास्टर कैडर हिंदी के लिए एक नया कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी सिलेबस की डिस्कशन हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है 28 अगस्त 2022 को, उसमें जो प्रश्न थे वो कैसे थे और डिटेल के साथ उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको पता चल जाए। ये जो क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं वो जो 4161 जो पोस्टें आई थी 2022 में, उसके संबंधित जो प्रश्न पत्र पूछा गया था हिंदी के लिए, उसको हम आज की इस वीडियो में पहले जो उसके 30 प्रश्न हैं उनको हल करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और साथ साथ आपको उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बेटा बताती जाऊंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि किस प्रकार से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बेटा वो आपको बहुत ही गाइडेंस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं और किस तरह से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हिंदी मास्टर कैडर का जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न थे वो कैसे पूछे गए थे और उनके सही आंसर क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला जो हमारा प्रश्न है बेटा, आप देख रहे हो, पद्मावत किस कवि की रचना है। सबसे पहले तो हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत जो रचना है ये सूफी काव्य के अंतर्गत इस रचना को हम अध्ययन करते हैं, और सूफी काव्य के अंतर्गत जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, ठीक है जी, मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं उसको उनको उनकी ये रचना है और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बेटा पद्मावत। ठीक है, इसमें से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किस राजा का समय था, पद्मावत की रचना जब हुई तो किस राजा का समय था। तो आपको पता है जो सूफी काव्य की जो रचनाएं थी उनमें राजा का जो तत्कालीन जो राजा होता था उसका भी जिक्र होता था। तो इससे संबंधित जो तथ्य है वो आप लिख लो कि शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी उस समय के शासक थे जब पद्मावत की रचना हुई। ठीक है, तो ये पद्मावत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, सूफी काव्य के अंतर्गत आती है, और मलिक मोहम्मद जैसी एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचनाकार है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उसके बाद है, साम्यवाद के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रगतिवादी कहानी आरंभ हुई। प्रसिद्ध कहानी पर्दा के लेखक का नाम क्या है। अब यहाँ पे जो बच्चों ने पिछली बार गलती की थी वो ये थी कि बच्चों ने क्या किया, पर्दा को परिंदा समझ लिया। अब परिंदा जो कहानी है वो है निर्मल वर्मा की, पर पर्दा जो कहानी है वो है यशपाल की। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, और इसमें जो एक वर्ग की मध्य वर्गीय परिवार की गरीबी का वर्णन इसमें किया गया है, किस प्रकार से वो पर्दा करके रखते हैं सारे समाज से अपनी जो गरीबी को छुपाने के लिए, पर कहानी के अंत में वो पर्दा भी गिर जाता है और उनका जो सच है वो सामने आ जाता है। तो साम्यवाद के प्रभाव से, साम्यवाद के प्रभाव से मतलब मार्क्सवाद के प्रभाव से ये जो कहानियां थी, प्रगतिवादी कहानियां जो हिंदी में लिखी जाती थी, यशपाल एक प्रगतिवादी रचनाकार है, उनकी कहानियां और उपन्यास जो है वो प्रगतिवादी हैं, और उनकी जो पर्दा कहानी है वो भी एक प्रगतिवादी कहानी है, जिसमें उन्होंने मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके जीवन का वर्णन किया है। हाँ जी, उसके बाद है गुदड़ी का लाला। भी यहाँ पे ये मुहावरा है, आपको पता ही है, आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में मुहावरे भी हैं और उनमें से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गुदड़ी का लाल या मुहावरा आपने पढ़ा ही होगा 10वीं तक, अगर आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पढ़े हो या CBSE से भी पढ़े हो तो वहाँ पे ये मुहावरे बहुत ही आसान मुहावरे हैं, ये सब
पाठ्यक्रम में चलते हैं। इसका अर्थ है गुणी व्यक्ति। गुणी व्यक्ति को हम कह देते हैं गुदड़ी का लाल। जैसे कहते हैं ना कि पूत के पैर तो पालने में ही नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो गुणी व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है गुदड़ी का लाल। चलिए, उसके बाद है हिंदी व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखो बेटा, आपने वर्णमाला पढ़ी होगी या आप पढ़ाते होगे वर्णमाला, तो आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं, ठीक है जी। 5 वर्ग हैं जिसके अंतर्गत जब हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे तभी आपको डिटेल से समझाया जाएगा कि वर्ग में क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो मुख्य रूप से जो हिंदी वर्णमाला है उसके 5 वर्ग हैं, ठीक है जी। ये कवर्ग, चवर्ग, ये मैंने आपको बता दिया। जो पहले पहले अक्षर हैं वर्णमाला को जब हम देखते हैं तो क, च, ट, त और प, ठीक है। तो ये जो पहले पहले इनके वर्ण हैं इसके नाम से ही इनको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग कहा जाता है। चलिए, हाँ जी। उसके बाद है उग्र। ये शब्द है उग्र। उग्र का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जो बात है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ध्यान से पढ़ते नहीं है प्रश्न को, उसमें लिखा हुआ है विपरीतार्थक और उग्र को पढ़ के ही हम क्रोध को चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने उत्तर नहीं देना, आपने पहले प्रश्न को पढ़ना है कि इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है। विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे उल्टा शब्द होगा शीत। शीत का अर्थ होता है शांत, ठीक है जी। तो यहाँ पे उग्र का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होगा? शीत, ठीक है जी। चलो, हाँ जी। उसके बाद आ जाता है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम बताएं, ठीक है जी। ये आपको पता होगा बेटा, ये जो है एक उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। और ये एमए के सिलेबस में, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के एमए के सिलेबस में भी ये पहले चला करता था उपन्यास। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा का मतलब ये नहीं कि आत्मकथा है, ठीक है जी। ये उपन्यास है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनकी और रचनाओं के अंतर्गत, और जब हम उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए जी। उसके बाद आ जाता है प्रयोगवाद का कवि कौन सा है। अब यहाँ पे देखना है हमने प्रयोगवाद। देखिए, जब इस प्रकार से आपको प्रश्न बेटा पूछ लिया जाता है किसी वाद से संबंधित कि इसमें से कौन सा कवि जो है वो प्रयोगवादी है या प्रयोगवादी नहीं है, या छायावादी है या छायावादी नहीं है, तो आपको कवियों की रचनाओं की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर ध्यान देने की जो जरूरत होती है। अब यहाँ पे जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला जो ऑप्शन है वो है निराला और प्रसाद। अब निराला और प्रसाद को हम छायावाद के जब 4 स्तंभों की बात करते हैं तो उनमें से प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत को हम देखते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभों के रूप में। तो ये जो 2 ऑप्शन है इनकी तो प्रमुख विशेषता छायावादी हो गई ना। ऐसे नहीं कि इन्होंने प्रयोगवादी रचना नहीं की, निराला ने की हैं, पर इनकी साहित्य की मुख्य विशेषता जो क्या है, इनको छायावादी जो इनका साहित्य है वो ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा उसको देखा जाता है इनको छायावादी कवि के रूप में। उसके बाद अगर प्रसाद को देखें तो उनकी तो रचनाएं ही छायावादी हैं सारी, ठीक है जी। उसके बाद कीर्ति सिंह जो है वो कीर्ति सिंह भी नहीं आएंगे क्योंकि कीर्ति सिंह रीतिकालीन आचार्य हैं, ठीक है। रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकाल में इनकी रचनाएं हम देखने को मिलती हैं, तो ये भी नहीं होंगे। जो बाबा नागार्जुन हैं, ठीक है, वो प्रयोगवादी एक रचनाकार हैं और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही प्रसिद्ध जो इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं और उसमें प्रयोगवाद का जो प्रभाव है इनकी रचनाओं पे वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो नागार्जुन हैं वो सीधे रूप से, स्पष्ट रूप से एक प्रयोगवादी कवि हैं। चलिए, उसके बाद है साहित्य के किस युग को, अब देखिए कितना सरल और आसान प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे नहीं है कि पेपर में
डिफिकल्ट प्रश्न ही पूछे जाते हैं, सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पर कई बार बच्चा सरल प्रश्नों में भी उलझ जाता है, क्योंकि उस समय जो एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो बच्चे पे इतना ज्यादा होता है कि वो आसान प्रश्नों के उत्तर भी गलत कर देता है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो मार्क्स ऑब्टेनिंग होते हैं, ऐसे प्रश्नों को आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करना। इसका जब हम सिलेबस की डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है बेटा, हिंदी साहित्य के जो इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और उसमें से जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग की जो रचनाएं हैं वो भक्ति परक रचनाएं हैं, और भक्ति को परम रस और परम सबसे उत्तम जो एक गुण है साहित्य का वो माना गया है, और इसीलिए भक्तिकालीन जो साहित्य है उसको हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद है उर्वशी। उर्वशी महाकाव्य के कवि कौन है? इस कवि को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये जो उर्वशी महाकाव्य या उर्वशी जो साहित्यिक कृति है इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। सबसे पहले तो इसका जो रचना काल है वो है 1961। ठीक है जी, 1961 में ये रचना प्रकाशित हुई। उसके बाद ये ज्ञानपीठ जो हमारा सर्वोत्तम साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो वो इस रचना को मिला है, उर्वशी को। अब अगर हम इसके लेखक की या इसके रचनाकार की बात करें तो वो हैं नामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये जो रचना है इसमें से इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की वो कौन सी रचना है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, या प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो नवाजी गई कौन सी रचना है, तो वो भी इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये भी आपने याद रखने हैं जब आप उर्वशी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। और इसमें कथानक से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। उर्वशी और परूर्वा का जो आख्यान है ऋग्वेद काल से इसके कथानक में लिया गया है। ठीक है, उसको नई दृष्टि से अपने लेखक ने अपने काव्य में इसको व्याख्यान किया है, एक्सप्लेन किया है। और ये जो महाकाव्य है ये नाटक की शैली में नाटक की शैली में लिखा गया है। ठीक है जी, तो इसकी जो विधा है वो गीति नाटक है। ठीक है, तो उर्वशी जो है एक गीति नाटक है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि एक जो भी रचना साहित्य में जिसको साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले तो वो एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण रचना बन जाती है। इसकी एक लिस्ट भी हम तैयार करेंगे जब हम नोट्स में पढ़ेंगे या हम सिलेबस को पढ़ेंगे, तो एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जिनको कोई भी साहित्य अकादमी या ज्ञान पुरस्कार मिला है तो उनको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। चलिए, उसके बाद है प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों में दूसरे और चौथे वर्ग को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पहले किया था ना कितने वर्ग हैं वर्णमाला में, अब हम उसी के आधार पे अब देखिए, अगर हम क वर्ग की बात करें, क ख ग घ ञ। ठीक है बेटा, अब देखो ये क वर्ग के हमने जो वर्ण हैं वो लिख लिए, क वर्ग के वर्ण। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कौन से दूसरे और चौथे, अब ये दूसरा है और ये चौथा है, चौथा व्यंजन है, तो दूसरे और चौथे व्यंजन को क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्प प्राण और महाप्राण अनुनासिका उष्ण क्या होता है। ठीक है जी, उष्ण तो जैसे जिसमें संघर्ष और ऊष्मा से ही बाहर निकले जब हम उसको उच्चारण करते हैं, जैसे श। ठीक है जी, अनुनासिका जो बिंदी होती है, जो हमारे चांद बिंदु होता है, उसको अनुनासिका कहा जाता है। अल्प, अब ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए। ठीक है जी, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं
जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकले। ठीक है जी, जिससे कम वायु का बाहर निकलती है वो अल्प प्राण हुआ, और जिसमें ज्यादा वायु बाहर निकलती है उच्चारण के समय वो महाप्राण हुआ। अब यहाँ पे देखो ख और घ की बात की गई है। अब जब हम क और ख, देखिए क ख, अब क का जब उच्चारण करते हैं तो वो अल्प प्राण है, पर जब ख का उच्चारण करते हैं तो वो महाप्राण है, उसमें वायु है जो वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी, महाप्राण, क्योंकि ख और घ दोनों का जब उच्चारण किया जाता है तो ज्यादा वायु जो है वो बाहर फेंकी जाती है, इसीलिए ये क्या है, महाप्राण है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा दोहा छंद। दोहा छंद का प्रथम प्रयोग कहते किस भाषा में हुआ है, तो इसका जो उत्तर है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर हम थोड़ा सा दोहा छंद के बारे में भी आपको बताऊंगी महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत का हमारी जो आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है, और वाल्मीकि रामायण में संस्कृत भाषा में दोहा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले प्राकृत से भी पहले जो हमारी संस्कृत भाषा है उसमें जो दोहा छंद का प्रयोग मिलता है हमें देखने को। उसके बाद हम दोहा छंद के बारे में अगर बात करें तो दोहा छंद सबसे पहले तो ये एक मात्रिक छंद है बेटा। ठीक है जी, मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। कैसे इसमें मात्राएं होती हैं ये देखो, इसमें इस प्रकार से, इस प्रकार का होता है दोहा, चार उसमें वाक्य होते हैं या चार वाक्यांश होते हैं, पद्यांश कहते हैं जिन्हें। ठीक है, चार पद्यांश से मिलके एक दोहा बनता है। ये पहला पद्यांश है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है जी, अब जो दोहा छंद है इसमें पहले और तीसरा जो पद्यांश है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और चौथा जो पद्यांश है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13-11 मात्राओं का ये एक छंद होता है। और जो इसका ऑपोजिट होता है, जो या इसका विपरीत जो छंद है वो कौन सा छंद है, वो है सोरठा। सोरठा। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको इन दो छंदों के बारे में भी साथ साथ बता दिया। ठीक है, कि दोहा छंद की क्या विशेषताएं हैं और सोरठा छंद की क्या विशेषताएं। अब देखो दोहा का उल्ट अगर सोरठा है तो सोरठा में क्या होगा, पहले और तीसरे वाक्यांश में या पद्यांश में 11 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे पद्यांश में हमारे पास 13 मात्राएं होंगी। ठीक है बेटा, दोहा का बिल्कुल उल्ट छंद जो है वो सोरठा छंद है, और ये दोनों ही क्या हैं, मात्रिक छंद हैं। ठीक है जी, तो आपने इस चीज को भी ध्यान रखना। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन दोनों छंदों से मिलके जब हम साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन 20 साल तक किया। अब यहाँ पे पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो आपसे प्रश्न देखो पूछा गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देखना है कि द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया 20 साल तक। पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि सरस्वती पत्रिका है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। द्विवेदी जी ने इसका संपादन है जो वो 1903 में संभाला था। ठीक है जी, इस पत्रिका का संपादन जो है वो द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला था। और सरस्वती पत्रिका है जो वो द्विवेदी युगीन पत्रिका में, जब हम खड़ी बोली हिंदी की बात करते हैं या खड़ी बोली के सुधार और उसको प्रतिस्थापित करने की जो बात है वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही द्विवेदी जी ने की थी। और इसमें बहुत से जो हमारे साहित्यकार थे उस समय की, उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी, और उस प्रकाशन से ही जो खड़ी बोली हिंदी का जो पूरा स्वरूप हम देखते हैं आगे चल के छायावाद में या उससे आगे जो हमारा हिंदी साहित्य है, तो 1900 ईस्वी में ये सरस्वती जो पत्रिका है 1900 ईस्वी में इसका जो सबसे पहले प्रकाशन शुरू हुआ था। द्विवेदी जी ने 1903 में इसका जो संपादन कार्य है वो संभाला था। उसके बाद लगभग 20 साल तक इन्होंने इस कार्य को किया, और इस काल के दौरान उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए उसके बाद अगली बात करते हैं, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी का नहीं है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। जब हिंदी साहित्य की हम बात करते हैं तो तुलसीदास जी की रचनाओं को हम बिल्कुल भी
अनदेखा या इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी सारी रचनाओं का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। उनकी 12 प्रामाणिक रचनाओं का जिक्र जो हम हमारे इतिहास ग्रंथों में देखते हैं, और उसी के आधार पे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, गीतावली भी उनकी रचना है, पार्वती मंगल भी उनकी रचना है, और कृष्ण गीतावली भी उनकी रचना है। ज्यादातर बच्चों को रामचरितमानस का तो पता है, पर इन रचनाओं के बारे में उनको नहीं पता होता अगर आपने डिटेल में तुलसीदास जी को नहीं पढ़ा। रामचंद्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है? वो है केशवदास जी की। केशवदास जी की। केशवदास एक रीतिकालीन आचार्य हैं, रीतिकालीन कवि हैं, और इनकी रचनाओं में आचार्य तब ही ज्यादा है। इनकी रचनाओं में इन्होंने अपने काव्य कला को प्रस्तुत करने के लिए इस रचना को किया था, रामचंद्रिका को। ये जो रचना है ये तुलसीदास जी की आप कह सकते हो कि उनको दिखाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि अपने आचार्य तबकों के मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं एक श्रेष्ठ रचनाकार हूँ, मैं एक श्रेष्ठ कवि हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए, उस उद्देश्य से ही इन्होंने रामचंद्रिका, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, उन्होंने उसकी रचना की थी, तो केशवदास जी ने अपने आप को तुलसी से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए रामचंद्रिका एक रचना की थी, और उसमें उन्होंने अपने आचार्य तब को दिखाया था कि मेरे अंदर कितने तरह के मुझे छंदों का ज्ञान है, कितने तरह के मुझे अलंकारों का ज्ञान है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इस दृष्टि से, और ये रीतिकालीन आचार्य थे, तुलसीदास जी के समकालीन भी इन्हें कहा जाता है। चलिए, हाँ जी, उसके बाद आ जाता है हरिओध जी की प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में किसके प्रवास का वर्णन है? देखिए, प्रिय प्रवास के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कथानक क्या है। सबसे पहले तो ये जो प्रिय प्रवास है, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1914 ईस्वी है, और ये जो रचना है इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। ये जो रचना है ये हरिओध जी की रचना है, और इसमें इन्होंने कृष्ण के प्रवास की, जब कृष्ण चले गए थे, छोड़ के ब्रज को छोड़ के चले गए थे, तो उस समय की जो हमारे इतिहास में हम देखते हैं जो कहानी है कृष्ण जी की, तो उसको लेते हुए, उसका आधार लेते हुए इन्होंने इस प्रिय प्रवास की जो रचना की है। और इसमें राधा का जो व्यक्तित्व है, अब हम जब हम पुराने हमारे ग्रंथ देखते हैं, पुरानी कहानी को देखते हैं, उसमें राधा को सिर्फ एक विरहिणी के रूप में ही दिखाया गया है, पर इसमें प्रिय प्रवास में जो हरिओध जी ने उसको एक समाज सेविका, लोक सेविका के रूप में दिखाया। तो ये उनकी एक नई कल्पना, एक नई मौलिक कल्पना थी, और इसके लिए इन्हें, इस रचना के लिए, प्रिय प्रवास के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। ये जो, जैसे जिस प्रकार से ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो हमारी आज़ादी के बाद के जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य के पुरस्कारों में से देखा जाता है, उसी प्रकार से आज़ादी से पहले मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार था, उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार था, जो साहित्य के क्षेत्र में जो व्यक्ति अपना योगदान देते हैं उनको दिया जाता था। तो प्रिय प्रवास के लिए ये जो पुरस्कार है वो हमारे हरिओध जी को मिला था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस रचना से लेकर, और इसमें से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। ठीक है, मंगला, इनमें से कौन सी जो रचना है वो मंगला प्रसाद पारितोषिक से नवाजी गई है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, हिंदी उपन्यास जगत में किनका पदार्पण क्रांतिकारी सिद्ध होता है। अब यहाँ पे देखो उपन्यास की बात की जा रही है, हिंदी उपन्यास, तो हिंदी उपन्यासकार या उपन्यास सम्राट हम किसे मानते हैं? प्रेमचंद को। ठीक है जी। वैसे तो देखो मोहन राकेश का तो कहानियों में जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और कहानियां इनकी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और जो प्रेमचंद है उनके उपन्यास हैं जो वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आज तक भी उनकी प्रासंगिकता बरकरार है और इनको हम उपन्यास सम्राट कहते हैं। तो जब उपन्यास जगत में क्रांति की बात हो तो वहां पे प्रेमचंद को ही आपने ध्यान में रखना है कि प्रेमचंद से उत्तम या प्रेमचंद से श्रेष्ठ कोई भी उपन्यासकार नहीं देखा जाता, क्योंकि जब हम उपन्यास की इतिहास की बात करते हैं तब भी उसको प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद के समय और प्रेमचंद के बाद के समय इस प्रकार से उसको बांटा जाता है, मतलब केंद्र में प्रेमचंद को ही रखा जाता है। ठीक है जी। चलिए उसके बाद है, ये आ गया हमारा काव्य की परिभाषा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्याम, ये किसकी परिभाषा है? किस काव्य शास्त्री आचार्य की परिभाषा है? देखिए अब इसको, इस प्रश्न में अब का जो परिभाषात्मक जो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसके लिए आपको तथ्यों को रिलेट करके ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना पड़ता है ताकि आपको याद हो जाए। अब बहुत से हमारे काव्य शास्त्री आचार्य हैं, उन्होंने काव्य की परिभाषा दी है, पर बच्चे जो हैं वो क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। यहाँ पे एक ट्रिक क्या है, इसका उत्तर है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसकी ट्रिक जो क्या है, जगन्नाथ रमणीय है, जगन्नाथ रमणीय है। तो जब इस प्रकार से आप याद करोगे इन परिभाषाओं को तो आपको ये सारे तथ्य आसानी से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि इनको आपको बेटा याद करना पड़ेगा, किसने कौन सी परिभाषा दी, किसने कौन सी परिभाषा दी। उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे मेथड, फॉर्मूला, स्ट्रेटेजीज जो है वो अपनानी पड़ेंगी। उसके लिए ये एक ट्रिक है आपके लिए। अब यहाँ पे देखो भरत मुनि है ऑप्शन में, तो पहले ही आप कैंसिल कर दोगे। क्यों? क्योंकि भरत मुनि का जो ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। इन्होंने काव्य के संबंध में कोई भी स्पष्ट जो परिभाषा है वो नहीं दी, पर नाटक के संबंध में जो इनकी परिभाषा है इनके ग्रंथ में हम देखते हैं। भामे जो है उनकी जो परिभाषा है बहुत ही प्रसिद्ध है ना, शब्द अर्थ अलंकार जो इनकी परिभाषा है। उसके बाद है विश्वनाथ। तो इन सारे जो आचार्य हैं इनकी अलग अलग काव्य से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जब हम इनकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे तो इनके साथ साथ ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि कैसे आपने इनको रिलेट करना है। चलिए उसके बाद है परिभाषिक शब्द एविडेंस का ठीक हिंदी रूप क्या है। अब इसका हमने ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन बताना है, तो इसका है साक्ष्य। करार का अर्थ होता है जब हम किसी के साथ कोई एफिडेविट या कुछ बनाते हैं तो उसको करार कहा जाता है। एविडेंस का जो अर्थ है वो है साक्ष्य, जो किसी चीज का हमें प्रमाण देता है। उसके बाद है प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी। अब देखिए यहाँ पे हम पहले प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, पहली कहानी कौन सी थी प्रेमचंद की? पंच परमेश्वर, ये जो प्रेमचंद की प्रथम कहानी थी, जो कब छपी? 1916 में। अब आपको उत्तर जो है वो पता चल गया होगा। 1916 में प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी पत्रिका में छपी? सरस्वती पत्रिका में। ये देखो सरस्वती पत्रिका वही पत्रिका है जिसका संपादन द्विवेदी जी किया करते थे, और उस समय के जितने भी प्रसिद्ध साहित्यकार थे उनकी जो रचनाएं थी वो इस पत्रिका में छपा करती थी, और जिससे लोगों को इस साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य से जुड़ने का जो क्या मिलता था, मौका मिलता था, और एक साहित्यकार के रूप में भी वो लोगों से जुड़ते थे। तो पहली कहानी थी जो प्रेमचंद की वो पंच परमेश्वर थी। और अब यहाँ पे एक प्रश्न और है, वो है कि अंतिम कहानी कौन सी थी? अंतिम, पहली तो हमने देख ली, ठीक है, अंतिम कहानी कौन सी है? वो है कफन। ये दोनों ही कहानियां बेटा बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके पेपर की दृष्टि से। कफन कहानी और पंच परमेश्वर कहानी, अगर हो सके तो आप इन दोनों कहानियों को जरूर पढ़ना। ठीक है जी, 1936 ईस्वी में ये कहानी की रचना जो है वो हुई है। ठीक है जी। और
ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये इनकी आदर्शवादी कहानी है, आदर्शवादी, ठीक है जी, आदर्शवादी। और ये जो इनकी कहानी है ये यथार्थवादी है बेटा, यथार्थवादी, ठीक है। जो इनकी प्रथम जो कहानियां हैं, स्टार्टिंग की जब हम इनकी रचनाएं देखते हैं प्रेमचंद की, वहां पे इन पे द्विवेदी कालीन साहित्य के प्रभाव के कारण आदर्शवादी जो इनकी रचनाएं हैं वो ज्यादा रही हैं, चाहे वो कहानियां हैं चाहे उपन्यास हैं। उसके बाद का जब हम साहित्य देखते हैं तो उसमें इन्होंने यथार्थवादी जो रचनाएं हैं वो की हैं, जैसे गोदान को देखते हैं हम, कर्म भूमि को देखते हैं। तो ये जो इनके उपन्यास हैं वो क्या हैं, वो यथार्थवादी उपन्यास हैं, जिसमें यथार्थ को बड़े ही बेहतर तरीके से इन्होंने व्याख्यात किया है। हाँ जी, उसके बाद है श्री घनश्याम दास बिड़ला जी ने किसकी जीवनी लिखी। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, महात्मा गांधी जी की जीवनी इन्होंने लिखी थी। जो घनश्याम दास बिड़ला जी थे ये महात्मा गांधी जी के सहायक मित्र, और जो इनके स्वतंत्रता आंदोलन थे उनमें इनके बहुत ज्यादा साथ रहते थे। तो गांधी जी का इन पे बहुत प्रभाव था और इन्होंने महात्मा गांधी जी की जीवनी बापू नाम से लिखी। बापू ये एक उद्योगपति थे, आपको पता ही होगा घनश्याम दास बिड़ला जी एक उद्योगपति थे, और बिड़ला ग्रुप आज भी इनका चल रहा है। उस समय इनकी काफी जो फैक्ट्रीज थी, उद्योग थे, और उसके साथ साथ ही महात्मा गांधी जी के साथ जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे उनमें भी सक्रिय थे और गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उसी प्रभाव के अधीन इन्होंने महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी बापू के नाम से। हाँ जी, उसके बाद है नाथ और सिद्ध का सर्वप्रथम प्रभाव किन कवियों पर पड़ा। नाथों और सिद्धों का, ठीक है जी, नाथों और सिद्धों। नाथों और सिद्धों का साहित्य हम काव्य हम आदिकाल में इसकी चर्चा करते हैं। जब हम आदिकाल की पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो वहां पे हम नाथों और सिद्ध के काव्यों की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे चलकर किस काव्य धारा में या किस काव्य में हमें नाथों और सिद्धों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सूफी काव्य में तो पहले ही देखो नहीं होगा, क्योंकि सूफी काव्य पे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि फारसी जो मसनवी शैली है उनका प्रभाव सूफी काव्य पर रहा है। ये आचार्य रामचंद्र जी के ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने बताया है। उसके बाद अगर हम राम भक्त कवियों की बात करें या हम राम भक्ति काव्य धारा की बात करें तो उस पर रामानंद जी जो हमारे सगुण भक्ति थी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जबकि नाथ और सिद्धों की जो भक्ति थी वो निराकार और निगुण थी। हाँ जी, उसके बाद कृष्ण भक्ति ये भी सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है, और इस पे भी हम शंकराचार्य और जो हमारे उसके बाद शंकराचार्य के बाद जो हमारे भक्ति आंदोलन चले और भक्ति की जो लहर चली उसका प्रभाव हमें कृष्ण भक्त कवियों पर देखने को मिलता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये इसका सीधा सीधा आंसर आएगा डी, संत कवि। संत कवियों पर हमें नाथों और सिद्धों का जो स्पष्ट प्रभाव है, जिस प्रकार का दार्शनिक आधार उनका था नाथों और सिद्धों का, उसी प्रकार का दार्शनिक जो एक रहस्यवाद है वो हमें संत कवियों में देखने को मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद है, हाँ जी, अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद जी ने कर्म भूमि उपन्यास में किस विषय को आधार बनाया है। ठीक है जी, कर्म भूमि। अभी ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो उपन्यास है इसकी रचना 1932 में हुई है। ठीक है जी, 1932 में हुई है। ये एक यथार्थवादी उपन्यास है, यथार्थवादी रचना है प्रेमचंद जी की, क्योंकि इनकी जो शुरू वाली रचनाएं हैं उसमें इन्होंने ज्यादातर आदर्शवादी रचनाएं की हैं, पर जब हम बाद की रचनाएं देखते हैं, द्विवेदी युगीन के बाद की रचनाएं हैं, तो उसमें यथार्थवाद में ज्यादा इनकी रचनाओं को देखने को मिलता है। तो ये जो कर्म भूमि जो उपन्यास है इसका आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें स्वतंत्रता आंदोलनों की बात की गई है, राजनीति का क्या प्रभाव होता है, और परिवारों पर और जो हमारे मध्य वर्ग और निम्न वर्गीय परिवार हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो स्वतंत्रता आंदोलनों में लगे होते हैं उनकी जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो इसका जो विषय है वो है स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी राजनीतिक विषय। राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन, इन दोनों को आधार बना के इसके कथानक को बनाया गया है। ठीक है जी, उसके बाद है ईद का चांद होना मुहावरा। देखो ये बहुत ही इजी मुहावरा है, हम आम भी इसका प्रयोग करते हैं कि जब कोई बहुत दिनों के बाद हमें दिखाई देता है तो हम उसको कहते हैं कि बेटा
या हम कहते हैं क्या क्या भाई कि तुम तो ईद का चांद ही हो गए, है ना, कि बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। तो उस तरह से हम इस मुहावरे के अर्थ को समझ सकते हैं। चलिए, उसके बाद है सिद्धों की संख्या मानी जाती है। अब देखो, पहले हम नाथ और सिद्ध, नाथ थे, सिद्ध थे, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से कहें, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि सिद्ध थे, नाथ थे, क्योंकि सिद्धों से ही नाथों की परंपरा जो है वो आगे चल के विकसित हुई थी, ठीक है। पहले सिद्ध थे, पहले बौद्ध धर्म था, बौद्धों में से सिद्ध हुए, सिद्धों में से फिर आगे चल के नाथों का हम देखते हैं, नाथों का परिवर्तन हुआ, एक नई विचारधारा का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो सिद्धनाथ जो एक परंपरा थी वो चली थी। तो सिद्धों की संख्या जो है वो कितनी है? सिद्धों की संख्या बेटा है 84 मानी जाती है, कि 84 सिद्ध हुए हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ में प्रमाणिक रूप से हमारे पास मिल जाता है कि 84 सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। अब नाथों की संख्या कितनी थी? नाथ थे हमारे पास, नाथों की संख्या मानी गई है 9, ठीक है जी। और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। अब आप इसको याद करने की कैसे कैसे याद करोगे? सिद्धों की संख्या है 84, आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, 9 नाथ, ठीक है। अब जब आपको पता चल गया कि 9 नाथ हैं, तो सिद्ध कितने हुए? 84। कई बार ऐसे प्रश्न भी बच्चा गलत कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि सिद्ध कितने हैं या नाथ कितने हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लो कि 9 नाथ, ठीक है। नाथ कितने हैं? 9, तो सिद्ध कितने हुए? 84। चलिए, हाँ जी। उसके बाद अगली हमारा प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी लेखक कौन है? ये एक जो ये अन्य विधाएं, गद्य की अन्य विधाओं में जो डायरी शैली है, डायरी विधा है, उसमें ये रचना है, ये की गई है। तो उसके जो लेखक हैं वो है मुक्तिबोध, ठीक है जी। एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है, प्रसिद्ध इनका अपना रचना है। और इसमें इन्होंने एक अपने जो अनुभव हैं, अपने जो इन्होंने और साहित्यकारों के साथ मिलके जो इनके अनुभव हुए हैं, वो सारा कुछ इन्होंने डायरी शैली में, डायरी के रूप में इसको प्रकाशित जो है वो किया गया है, ठीक है जी। उसके बाद है, जो अपनी हत्या आप करे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच्चों को कंफ्यूजन हुई कि उन्होंने देखा कि जो अपनी हत्या आप करे, उन्होंने आत्महत्या इसको चूज कर लिया। अब यहाँ पे उन्होंने ध्यान से, बेटा आपने जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो आपने ध्यान से पढ़ना है कि जो अपनी हत्या आप करे, यहाँ पे कर्ता की बात हो रही है, कर्म की बात नहीं हो रही, तो वो होगा आत्महंता, ठीक है। आत्महंता मतलब जो अपनी हत्या आप करे उसको हम क्या कहेंगे? आत्महत्या। अगर ऐसे प्रश्न इसमें ऐसे होता, अपनी हत्या आप करना, तो होता आत्महत्या, ठीक है। वहां पे कर्म की बात की जा रही है, कर्ता की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कर्ता की बात है, इसलिए हम इसको आत्महंता कहेंगे। चलिए, उसके बाद है, इन रचनाकारों में कौन सा रचनाकार प्रसिद्ध व्यंग्यकार है? अब देखिए, साहित्य में व्यंग्य की रचनाएं तो बहुत से रचनाकार करते हैं, साहित्यकार अपनी रचना में कहीं ना कहीं व्यंग्य का प्रयोग जो है वो होता ही है। पर यहाँ पे हम देखेंगे प्रसिद्ध व्यंग्यकार पूछा गया है, तो जब प्रसिद्ध व्यंग्यकार पूछा जाए तो हरिशंकर परछाई जो है वो एक प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं और प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी हैं। इनके जो व्यंग्यात्मक परक जो इनके निबंध हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने लगभग राजनीति की सभी समस्याओं पर व्यंग्यात्मक जो निबंध हैं वो लिखे हैं। तो इसका उत्तर होगा हरिशंकर परछाई। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो एक निबंधकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जो इनके निबंध हैं। और जब हम सिलेबस की डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो चिंतामणि है वो इनका क्या है? एक निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह, ठीक है बेटा, निबंध संग्रह है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, जिसमें इनके लगभग सारे जो निबंध हैं उनको संकलित करने किया गया है, ताकि अच्छे से इनके निबंधों के बारे में हमें पता चल जाए, ठीक है जी। उसके बाद तो इसका आंसर क्या हुआ? चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये कहानी संग्रह है प्रेमचंद का, प्रेमचंद का सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, ठीक है जी। प्रेमचंद का कहानी संग्रह, कहानी संग्रह। और
अगर हम इसकी बात करें तो ये है उपन्यास है बेटा, रेणु का, फणेश्वर नाथ रेणु, फणेश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है ये, ठीक है जी, उपन्यास, उपन्यास, ठीक है। तो ये है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इन सभी के नाम और रचनाकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक घूंट, एक घूंट जो है वो एकांकी है, एकांकी जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है बेटा। तो ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस एकांकी को प्रथम एकांकी के रूप में भी माना जाता है। कुछ जो हमारे साहित्य के जो इतिहासकार हैं वो ये भी मानते हैं कि ये प्रथम एकांकी है, ठीक है। जब हम एकांकियों के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की एकांकी है एक घूंट, और ये एक महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। तो ये सारी रचनाओं के बारे में आपको पता होना जरूरी है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पाजेब, एक रात और एक जयसिद्ध। ये जैसी प्रसिद्ध कहानियां कौन से लेखक की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो कहानियां, ये मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं, और मनोवैज्ञानिक कहानियां का जहां भी जिक्र आ जाए तो अगर ऑप्शन में जैनेंद्र है तो आपने जैनेंद्र को ही चूज करना है, क्योंकि जो हम मनोवैज्ञानिक कहानियां और मनोवैज्ञानिक उपन्यास की जब बात करेंगे, जब उपन्यास के अलग अलग प्रकार की बात करेंगे, तो वहां पे आप देखोगे जो इलाचंद्र जोशी हैं, जैनेंद्र हैं, उनकी कहानियां और उपन्यास में मनोवैज्ञानिक जो धारणाएं हैं उनको आधार बना के रचनाएं जो हैं वो की गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है द्विवेदीन युगीन साहित्य पर किसका प्रभाव रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी के परिष्कार का एक बहुत सफल कार्य, उसके सुधार का एक बहुत ही सफल कार्य किया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो उनका जो लक्ष्य था वो साहित्य में भी सुधार करना ही था। वो चाहते थे कि साहित्य को एक आदर्शवादी साहित्य होना चाहिए, ठीक है। वो साहित्य के किस रूप को अच्छा समझते थे, ज्यादा बढ़िया श्रेष्ठ समझते थे, जो उसका आदर्शवादी रूप था, ठीक है। तो उन्होंने, उनके साहित्य में किसका प्रभाव था, आदर्शवाद का प्रभाव था। और जब हम प्रेमचंद का साहित्य देखते हैं तो उसमें भी जो शुरू की उनकी रचनाएं हैं वो आदर्शवादी हैं, क्योंकि वो द्विवेदी युगीन रचनाएं हैं और बाद में वो यथार्थवाद की तरफ चले जाते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं सूफी कवियों की काव्य शैली क्या है। अब हमने पहले भी, मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि सूफी काव्य पर मसनवी, फारसी मसनवी शैली का क्या है, प्रभाव है, ठीक है। ये प्रमाणिक हमारे पास इसका उत्तर है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको अब नगेंद्र कुछ और मानते हैं और गणपति चंद्र कुछ और मानते हैं, ठीक है। गणपति चंद्र जो गुप्त हैं वो मानते हैं कि इन पर जो हमारे ऋग्वेद में जो कहानियां हैं, जो ऋग्वेद में जो आख्यान हैं, उनका प्रभाव जो सूफी काव्य पर है ना। तो वो अलग अलग मत हैं, पर हमने यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को ही स्वीकार करना है, क्योंकि जो हमारी परीक्षाएं होती हैं वहां पे आचार्य शुक्ल जी के मत को ही ज्यादा प्रभावी और सही माना जाता है, ठीक है। तो उनके अनुसार जो सूफी काव्य है उस पे फारसी मसनवी, अब यहाँ पे मसनवी है बेटा, मनसवी नहीं है, ये भी बच्चे गलती कर देते हैं, इसको मसनवी ही आपने सही करना है, मनसवी नहीं करना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, सूफी काव्य पे किसका प्रभाव है, फारसी मसनवी शैली का प्रभाव जो है वो सूफी काव्य पे है, ठीक है जी। चलो तो ठीक है बेटा, ये पहले 30 जो प्रश्न थे आज हमने डिटेल में उसके बारे में पढ़ा, और उससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी मैंने आपको साथ साथ बताए। ऐसे ही हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको भी आगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ताकि आपको इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो साथ साथ पता चलते जाएं, और जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे फिर आप ये सारी चीज़ों को आसानी से कर पाओगे। तो यहीं पे मैं अपनी ये वीडियो को ख़त्म करूँगी। थैंक यू।